एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। एमपीसीएचओ में इनका वेटेज है लगभग 10 मार्क्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड अदर देन दैट एम्स, पीजीआई, ईएसआईसी एंड इवन स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे फोकस मोर ऑन स्किल बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको ये हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइटल साइंस पे, बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन वाइटल साइन और वाइटल साइन ओरिएंटेड क्वेश्चन विच फॉल अंडर स्किल बेस्ड एमसीक्यूज। तो वाइटल साइंस में आता क्या क्या है? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, पेन एंड एसपीओ2। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मैंने काफ़ी एग्जाम्स में देखा है, दैट विच वाइटल साइन इज नोन एज फिफ्थ वाइटल साइन। और ऑप्शन में आपको बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, साथ में एसपीओ2, पेन दे रखा होता है। तो बच्चे एसपीओ2 और पेन दोनों के बीच में कंफ्यूज होते हैं, बट द फिफ्थ वाइटल साइन, द एग्जैक्ट आंसर वुड बी पेन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, बिफोर यूजिंग थर्मामीटर इट शुड बी क्लीन्ड इन विच डायरेक्शन। तो थर्मामीटर को जब हम यूज़ करने से पहले, जब हमने उससे टेम्परेचर मॉनिटर करना है उससे पहले, वो एक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन में हमने प्लेस किया होता है। और हमारा जो जनरल प्रिंसिपल रहता है दैट इज़ फ्रॉम लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड। तो जब हमने थर्मामीटर को डिसइंफेक्टेंट में प्लेस किया है तो बल्ब जो है वो लेस कॉन्टामिनेटेड है और स्टेम जो है वो मोर कॉन्टामिनेटेड है, इसलिए उसको हम क्लीन करेंगे फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। उसके बाद अगला है कि आफ्टर यूजिंग, तो अगर हमने थर्मामीटर को अब यूज़ कर लिया तो ये चीज़ उल्टी हो जाती है, यानी कि नाउ बल्ब इज़ मोर कॉन्टामिनेटेड एंड स्टेम इज़ लेस कॉन्टामिनेटेड। तो अब हम क्या करेंगे? स्टेम से बल्ब की ओर को क्लीन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन, यानी कि जो डिसइंफेक्टेंट है उनका स्ट्रेंथ कितना है, उनको कितने टाइम के लिए हम डिसइंफेक्ट करते हैं, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ सेवलॉन फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर, सो इट्स 1:20। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉल फॉर डिसइंफेक्टिंग थर्मामीटर। तो डिटॉल की पूछ रखी है, दैट इज़ 1:40। वैसे तो मैं सभी डिसइंफेक्टेंट की आपको आगे वीडियो में बताऊंगी और साथ में टाइमिंग भी बता दूंगी। तो नेक्स्ट है मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर ऑब्टेनिंग टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड, सबसे ज़्यादा जो हम रिलाई कर सकते हैं, दैट इज़ रेक्टल मेथड, बिकॉज इट शोज अस द कोर टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। सो लेट अस सी डिसइंफेक्टेंट और उनका स्ट्रेंथ। तो डिटॉल, लाइजोल और फेयरजिनॉल का तीनों का ही 1:40 है, टाइमिंग वुड बी 5 मिनट्स। जबकि जो सेवलॉन है उसका रेशो है 1:20 और टाइमिंग वुड बी 3 मिनट। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मतलब ये याद नहीं रहता कि किसका सेम है। तो डिटॉल, फेयरजिनॉल एंड लाइजोल तीनों सेम हैं, जबकि सेवलॉन इज उसका डिफरेंट है। अगला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जब भी हम कभी टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं तो जो रेक्टल टेम्परेचर है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाई होता है ओरल टेम्परेचर से, और अगर हम एक्जिला से मॉनिटर करें तो वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लो होता है ओरल टेम्परेचर से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये है कि रेक्टल टेम्परेचर वुड बी ग्रेटेस्ट, उसके बाद होगा ओरल एंड देन उसके बाद होगा एक्सिलरी। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस रूट से टेम्परेचर हाईएस्ट आएगा। द आंसर वुड बी रेक्टल। और किससे लोएस्ट आएगा? तो एक्सिलरी। उसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिग्री सेल्सियस में आपके पास अगर टेम्परेचर है तो उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सी, अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है ऑलरेडी और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आप फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। लेकिन अगर केस उल्टा है, आपके पास डिग्री सेल्सियस में, आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है जबकि फ़ारेनहाइट में दे रखा है, तो इसमें क्या होगा? F इंटू 5/9 माइनस 32। तो इस तरीके से आप जो है सेल्सियस में हो वेदर फ़ारेनहाइट में हो, आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस। टेम्परेचर रिकॉर्डिंग इज लोएस्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम। तो टेम्परेचर रिकॉर्डिंग सबसे कम होगी व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम एक्सिला एंड इट वुड बी हाईएस्ट व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम रेक्टल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस बिकम इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल हो जाते हैं, यानी कि अगर उस टेम्परेचर पे जितना डिग्री सेल्सियस में होगा उतना ही डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में देख रखा है, वैसे भी काफ़ी सारी बुक्स में कॉम्पिटिटिव में मैंने देख रखा है ये क्वेश्चन। वो टेम्परेचर है -40 डिग्री। -40 डिग्री अगर आप सेल्सियस में ले लें और उसको कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो
वो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। ये आपके पास फ़ारेनहाइट में दिया है तो आप कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में भी वो उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजीशन टू बी गिवन ड्यूरिंग रेक्टल टेम्परेचर मॉनिटरिंग। रेक्टल टेम्परेचर को मॉनिटर करते वक्त कौन सी पोजीशन देते हैं? द आंसर वुड बी सिम्स पोजीशन, और सिम्स पोजीशन को ही कहा जाता है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो लेफ्ट लेटरल भी पूछ सकते हैं, सिम्स भी पूछ सकते हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किल बेस्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ पूछा जाता है और बहुत एग्जाम्स में मैंने अगेन ये देखा हुआ है। हीट रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी, बॉडी का कौन सा सेंटर है, ब्रेन का कौन सा सेंटर है जो हीट को रेगुलेट करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आ जाता है पल्स। तो पल्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? डिफरेंसेस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स। एपिकल पल्स और रेडियल पल्स के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है पल्स डेफिसिट। उसके बाद नेक्स्ट है डिफरेंस, अगर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज पल्स प्रेशर। तो ये नॉर्मली कितना होता है? 40 mm ऑफ Hg। कैसे निकालते हैं? अगर सिस्टोलिक बीपी 120 है नॉर्मल और डायस्टोलिक 80 है नॉर्मल, देन 120 में से अगर हम 80 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 40 जो है आंसर है, दैट इज़ द पल्स प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सुटेबल साइट फॉर चेकिंग पल्स इन I've written newborn baby is apical pulse, सबसे ज़्यादा सुटेबल, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज थंब इज नॉट यूज वाइल असेसिंग पल्स बिकॉज, थंब को क्यों यूज़ नहीं करते? बिकॉज थंब हैज़ इट्स ओन आर्टरी, तो हमको वो एक फॉल्स रिजल्ट्स दे सकता है। नेक्स्ट है नॉर्मल पल्स रेट इन न्यूबॉर्न बेबीज़ में कितना होता है पल्स रेट? इट्स अबाउट 120 to 130 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रेस्पिरेशन को। तो रेस्पिरेशन में क्या है कि रेस्पिरेटरी रेट अगर 10 से कम चला जाता है दैट इज़ नोन एज ब्रेडीपीनिया। उसके बाद अगर नॉर्मल रेस्पिरेट रेट कितना है तो दैट इज 16 to 24 ब्रेथ्स पर मिनट। अगर शॉर्ट टाइम के लिए सीसेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एपनिया बोलते हैं उसको। व्हेन द पेशेंट हैज़ लेस डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग वाइल स्टैंडिंग इज नोन एज, कई बार क्या होता है कि पेशेंट अगर उसको क्या होता है कि मोर कंफर्ट मिलता है जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है, ही इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली व्हेन ही इज़ लाइंग डाउन, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऑर्थोपीनिया। लेकिन अगर इससे उल्टा है, यानी कि कोई भी पेशेंट है उसको लाइंग डाउन में ज़्यादा कंफर्ट हो रहा है ब्रीदिंग में एज कम्पेयर टू स्टैंडिंग, दैट इज़ नोन एज प्लेटिपीनिया। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोपीनिया, प्लेटिपीनिया, लाइक टर्मिनोलॉजीज यू मस्ट नो दैम। है ब्लड प्रेशर पे क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देख रखा है। इफ़ द बीपी कफ इज़ टू नैरो और रैप्ड टू लूजली द बीपी रीडिंग वुड बी, अगर बीपी कफ को बहुत ही लूजली बांधा जाता है तो बीपी की जो रीडिंग है वो फॉल्सली हाई होगी, नॉर्मल से हाई हमारे पास रीडिंग आएगी। लेकिन अगर केस इससे उल्टा है कि बीपी कफ को बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया जाता है या बीपी कफ बहुत ही ब्रॉड यूज़ कर लिया जाता है, देन द बीपी रीडिंग वुड बी फॉल्सली लो। तो अगर हमारा टेम्परेचर नॉर्मल जितना है उससे कम वो शो करेगा। तो डिवाइस यूज टू मेजर ऑक्सीजन सेचुरेशन, उसको बोला जाता है पल्स ऑक्सीमीटर। ए पल्स ऑक्सीमीटर गिव्स व्हाट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन? पल्स ऑक्सीमीटर से हमें पता क्या चलता है? हमें पता चलता है कि कितना परसेंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड है ऑक्सीजन के साथ, परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन कैरिंग ऑक्सीजन, और इसका नॉर्मल वैल्यू दैट इज 95% टू 100% इसका नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जुड़े हुए क्वेश्चंस की। तो प्रायोरिटी ऑफ नर्स इज ए ट्रांसफ्यूज व्हेन ए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड, अगर कोई ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो नर्स सबसे पहले क्या करेगी? स्लो द ट्रांसफ्यूजन, नोटिफाई फिजिशियन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन और ऑब्जर्व वाइटल साइन। ये 4 ऑप्शंस हैं। इस तरह से कंफ्यूजिंग ऑप्शंस कुछ और भी हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो उसका काम है दैट इज स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, हमने ट्रांसफ्यूजन को बंद करना है, स्लो नहीं करना है, पहले फिजिशियन को भी नोटिफाई नहीं करना है, सबसे पहले हमने ट्रांसफ्यूजन को बंद करना है। नेक्स्ट है डोनर शुड नॉट हैव डोनेटेड ब्लड विद इन लास्ट, अगर कोई भी पर्सन ब्लड डोनेट करने जाता है तो कम से कम हम ये चेक करते हैं कि उसने कम से कम पिछले 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स तक ब्लड डोनेट ना किया हो। तो इसका आंसर क्लियर है कि 90 डेज होगा। 3 मंथ्स पे अगर लिखा है देन इट वुड बी द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन में आपके पास 45 डेज, 60 डेज, 120 डेज, तो पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज। इसके साथ ही 2 चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ कि उनका जब जो भी डोनर है उसका एज ग्रुप 18 to 65 होना चाहिए एज ग्रुप, और साथ में उनका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम
पर 100 ml, इससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो पर्सन ब्लड डोनेट कर सकता है। पिछले 90 दिन तक उसने ब्लड डोनेट ना किया हो, उसकी एज 18 to 65 हो, साथ में 12 ग्राम पर 100 ml उसका हीमोग्लोबिन उससे ज़्यादा हो, और साथ में वो किसी भी कम्युनिकेबल इस तरह की डिजीज़ से वो फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट है रिकमेंडेड नीडल फॉर इन्फ्यूज़न। तो कौन सी नीडल यूज़ करते हैं? 18 गॉज, 20 गॉज, 22 गॉज एंड 16 गॉज। तो जो रिकमेंडेड नीडल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, दैट इज़ 18 गॉज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स और 3 आवर्स। तो इसका आंसर होगा 4 आवर्स। 4 घंटे में हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज इट विल लीड टू बैक्टीरियल कॉन्टामिनेशन ऑफ ब्लड। बात है, विच सॉल्यूशन शुड द नर्स इन्फ्यूज़ बिफोर स्टार्टिंग बीटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमको कौन सा सॉल्यूशन इन्फ्यूज़ करना चाहिए? 5% डेक्सट्रोज, 0.9% NaCl, RL या ऑल ऑफ द अबव। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि वी विल नॉट यूज़ एनी फ्लूइड अदर देन नॉर्मल सलाइन। तो आंसर वुड बी 0.9% NaCl। उसके बाद अगला है, ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू यानी कि 10 to 15 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन शुड बी। तो रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन हम पहले इनिशियली कम रखते हैं, ताकि कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अगर हो तो वी शुड गेट टू नो। तो वो है 15 to 20 ड्रॉप्स। GTT स्टैंड्स फॉर ड्रॉप्स। तो 15 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट हम ट्रांसफ्यूजन का रेट रखते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ब्लड शुड बी स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर। तो ब्लड को स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर, दैट इज़ 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, और कई बार 4 to 8 लिख रखा होता है, रूम टेम्परेचर लिख रखा होता है। तो अगेन कंफ्यूजिंग है, तो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद है, यूनिट ऑफ ब्लड कंटेन, एक यूनिट जो ब्लड की है उसमें कितना ml ब्लड होता है? द आंसर वुड बी 300 ml। उसके बाद है पोजीशनिंग। इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लंबर पंक्चर की। तो लंबर पंक्चर के टाइम कौन सी पोजीशन दी जाती है? तो जब प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम पे असिस्ट द क्लाइंट टू लेटरल पोजीशन विद नी फ्लेक्स्ड अप टू द एब्डोमेन, नेक फ्लेक्स्ड सो दैट चिन इज रेस्टिंग ऑन द नेक, और आफ्टर प्रोसीजर प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन फॉर 4 to 12 आवर्स। तो ये जो पोजीशन है इसके कुछ और भी नाम हैं, और कई बार इस तरह से आपसे डिफरेंट नेम से पूछा जाता है। तो वो नाम क्या है मैं अभी आपको बता देती हूँ। इन विच प्रोसीजर फीटल पोजीशन। तो इस पोजीशन को कई बार हम फीटल पोजीशन भी बोलते हैं, कई बार हम सी शेप्ड पोजीशन भी बोलते हैं। तो ये सेम ही चीज़ है, लंबर पंक्चर में जो हम पोजीशन देते हैं दैट इज़ फीटल पोजीशन या सी शेप्ड पोजीशन। और उसके बाद है, इन विच लंबर इंटरस्पेस नीडल इज इंसर्टेड फॉर लंबर पंक्चर। तो L3 और L4 के बीच में हम नीडल को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट वन है, अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो हम क्या करते हैं? इमोबिलाइज द क्लाइंट विद हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। हम क्लाइंट को मूव नहीं कराते, और अगर हम मूव कराते भी हैं तो उसमें एक टेक्निक यूज़ होती है, दैट इज़ लॉग रोलिंग। तो लॉग रोलिंग द पेशेंट, नो पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी ट्विस्टेड और टर्नड, नॉर शुड द क्लाइंट बी अलाउड टू अज्यूम अ सिटिंग पोजीशन। तो हम क्लाइंट को बिल्कुल भी मतलब ट्विस्ट या टर्न नहीं होने देते। तो कई बार ये पूछा जाता है कि लॉग रोलिंग इज डन इन विच पेशेंट? वेंडिसाइटिस, हेड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या मिस्थेनिया ग्रेविस। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर हेड इंजरी करते हैं जिनको नहीं पता होता, बट द एग्जैक्ट आंसर वुड बी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट है, विच पोजीशन टू बी गिवन इन हेड इंजरी। हेड इंजरी के केस में क्या करते हैं? रिवर्स ट्रेडलिनबर्ग्स पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसमें हम हेड को थोड़ा सा एलिवेट करते हैं रिवर्स ट्रेडलिनबर्ग में, जबकि ट्रेडलिनबर्ग में फीट एंड को ऊपर किया जाता है। तो हेड इंजरी में रिवर्स ट्रेडलिनबर्ग क्यों देते हैं? बिकॉज ICP इंक्रीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ICP इंक्रीज़ ना हो, वेनस रिटर्न सही से हो, इसलिए हम रिवर्स ट्रेडलिनबर्ग पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट है, पोजीशन टू बी गिवन आफ्टर मास्टेक्टमी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है, सेमीफोलर्स पोजीशन देते हैं, और जबकि जो जिस भी साइड पे सर्जरी हुई है वो वाली जो आर्म है उसको पिल्लो पे एलिवेट करते हैं। सेम रीज़न है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज प्रॉपर हो, स्वेलिंग ना हो पेशेंट को। नेक्स्ट है कि NG ट्यूब इंसर्शन के टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं, फीडिंग के टाइम कौन सी पोजीशन देते हैं, दोनों का आंसर डिफरेंट है। तो पोजीशन टू बी गिवन ड्यूरिंग NG ट्यूब इंसर्शन, तो हाई फोलर पोजीशन देते हैं विद हेड टिल्टेड फॉरवर्ड, और जब हम फीड कराते हैं तो उसको फोलर्स पोजीशन देते हैं ताकि वो एस्पिरेट ना करे पेशेंट। और उसके बाद कुछ टाइम 30 मिनट्स टू 1 आवर आफ्टर फीडिंग, इंटरमिटेंट फीडिंग के बाद हम उसको एलिवेट ही रखते हैं डेंट को।
नेक्स्ट है पोजीशन टू बी गिवन ड्यूरिंग अनीमा, तो वो है सिम्स पोजीशन, जो कि सेम रेक्टल टेम्परेचर मॉनिटर करते वक्त हम यूज़ करते थे, दैट इज़ सिम्स पोजीशन। उसके बाद है ट्यूब साइज़ कितना होता है क्लींजिंग अनीमा का, तो दैट इज़ 22 फ्रेंच फॉर एडल्ट, ये पूछ लेते हैं। इन्फेंट्स के लिए 12 फ्रेंच और स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए 14 to 18 फ्रेंच। अनीमा कैन का हाइट कितना होना चाहिए, दैट इज़ 18 इंचज़ विच इज़ नियर अबाउट 45 सेंटीमीटर्स। उसके बाद है अनीमा कॉन्ट्राइंडिकेटेड किस कंडीशन में है, तो वॉवल परफोरेशन के केस में अनीमा इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। उसके बाद है विच टाइप ऑफ अनीमा वी यूज़ इन पॉइजनिंग, तो हम यूज़ करते हैं स्टिमुलेंट अनीमा, ताकि जो वॉवल मूवमेंट है वो स्टिमुलेट हों और जो वॉवल मूवमेंट्स हैं वो स्टिमुलेट हों। उसके बाद कैथेटर्स या कैथेटराइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो यूरेथ्रा जो मेल्स का है उसकी लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर, फीमेल्स में लेंथ होती है 3 to 5 सेंटीमीटर। इसीलिए फीमेल्स जो है ज़्यादा चांस होता है उनको यूटीआई होने का, बिकॉज द शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा फेवर्स द मोर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियाज और द पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है टू अवॉइड पुलिंग ऑफ कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन, नर्स को कैथेटर को कहाँ टेप करना चाहिए, तो इसके भी कई बार ऑप्शन में होता है लोअर थाई, अपर थाई, फीट, और अगेन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज़, तो आंसर है अपर थाई। उसके बाद है इन्फ्लेटिंग बैलून प्रायर टू सीइंग यूरिन ड्रेनेज कैन रिजल्ट इन, कैथेटर में यूरिन आने से पहले ही अगर हम बैलून को एनएस डाल के इन्फ्लेट करते हैं तो क्या हो सकता है, हमारा कैथेटर किसी और जगह पे हो, और अगर हमने बैलून को इन्फ्लेट कर दिया तो इट विल रिजल्ट इन यूरिथ्रल ट्रॉमा। और यूरिथ्रल ट्रॉमा एक तरह का ऐसा ट्रॉमा है जो कभी लाइफ टाइम हील नहीं होता, मतलब उस टाइम जो अगर वूंड बन जाता है दैट विल नॉट हील ओवर टाइम, ओवर लाइफ टाइम। उसके बाद है कि ईयर इरिगेशन के टाइम जो एडल्ट्स हैं उनकी ईयर कैनाल को हम कैसे स्ट्रेट करते हैं, और जो बच्चे हैं उनकी को कैसे करते हैं। तो जो एडल्ट्स हैं उनका जो कान है हम अपवर्ड और बैकवर्ड ऊपर से खींचते हैं एंड देन बैकवर्ड स्ट्रेटन करने के लिए, लेकिन जो बच्चे हैं जो 3 साल से कम एज के हैं उनका कान नीचे से खींचते हैं एंड डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, उसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा कुछ गलत काम करता है तो हम उसका कान कैसे खींचते हैं, नीचे से पकड़ते हैं, तो सेम ईयर इरिगेशन के टाइम हम उसके कान को नीचे से पकड़ेंगे डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, जबकि एडल्ट के केस में अपवर्ड एंड बैकवर्ड। बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा जा सकता है, दैट इज़ कलर ऑफ O2 सिलेंडर, O2 सिलेंडर का कलर कौन सा होता है हॉस्पिटल में, तो ब्लैक कलर होता है विथ वाइट टॉप। उसके बाद है वाई ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ O2 इज़ नीडेड व्हेन पेशेंट इज़ ऑन ऑक्सीजन थेरेपी, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन क्यों देते हैं, ह्यूमिडिफायर का यूज़ क्यों होता है, बिकॉज टू प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकोजा, बिकॉज ऑक्सीजन क्या है एक ड्राई गैस है और वो ड्राई कर देती है म्यूकोजा को, नेजल म्यूकोजा है या फिर थ्रोट का जो म्यूकोजा है वहाँ पे ये उसको ड्राई कर देती है, टू प्रिवेंट नेजल ड्राइंग। हैंड वॉशिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो टाइमिंग पूछी जाती है कि मेडिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग बताइए, सर्जिकल हैंड वॉशिंग की टाइमिंग बताइए, स्टेप्स बताइए हैंड वॉशिंग के। तो जो मेडिकल हैंड वॉशिंग है उसकी टाइमिंग है 15 सेकेंड, जबकि जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग है उसकी टाइमिंग है 3 to 5 मिनट्स। और एक और क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग, तो ऑप्शन में होता है सोप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वाटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या क्या ज़रूरी है, तो आंसर है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वुड बी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ लोग वाटर कर देते हैं जबकि वो गलत है, फ्रिक्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, तो एम्बू की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एम्बू स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। अब कई जगह होता है कुछ आर्टिफिशियल की जगह एम्बुलेटरी कर दिया होता है या यू की जगह अर्जेंसी, तो वो सब गलत है, द एग्जैक्ट वुड बी आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो CPR की फुल फॉर्म ये तो सबको ही पता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसके बाद है ट्यूब फीडिंग शुड बी डिलेड इफ अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट एक्सीड्स, जब हम गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके देखते हैं अगर वो 50 ml से ज़्यादा है तो हम ट्यूब फीडिंग को कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं। स्टॉप द एंटी फीड इफ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ स्टॉप, अगर हम एंटी फीड को कब स्टॉप करता है अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जो स्टमक का है वो 800 ml से ज़्यादा है। उसके बाद है ट्रैकियोस्टमी को किन किन ट्रैकियल रिंग्स के बीच में किया जाता है, देन द आंसर इज सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग्स। उसके बाद है ट्रैकियोस्टमी की सक्शनिंग कितने टाइम के लिए की जाती है, तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन इज 10 सेकेंड्स, कई बार 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड अगर आपके पास ऑप्शन है देन यू विल गो विद दैट। उसके बाद है राइल्स ट्यूब यानी कि NG ट्यूब को मेजर कैसे करते हैं, तो मेजर कैसे करते हैं टिप ऑफ द नोज टू द ईयर लोब एंड टू द जिफिस्टर्नम, तो लगभग 35 सेंटीमीटर जो है ये लेंथ बन जाती है, 35 centimeter from the tip of the nose to the earlobe and then to the Ziphisternum.
उसके बाद गूगल एयरवे पे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन कि नॉरसेट का जो एग्ज़ाम था उसमें इमेज में आइडेंटिफाई करने के लिए आया हुआ था, अभी जो 2020 नॉरसेट हुआ था। तो गूगल एयरवे एक ओरोफेरेंजियल एयरवे है। लंबर पंक्चर में नीडल को कहाँ इंसर्ट करते हैं, मैंने आपको पीछे बताया था कि L3 और L4 के बीच में इंसर्ट करते हैं, बट वो कौन सा स्पेस होता है, दैट इज सब आर्केनॉइड स्पेस। जब हम माउथ वॉश के लिए KMNO4 को यूज़ करते हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना होता है, ये क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम था हिमाचल का, उसमें आ चुका है। तो 1:5000। कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ होता है, दैट इज़ ग्लासगो कोमा स्केल। और ग्लासगो कोमा स्केल के जो पैरामीटर हैं उनसे बहुत टाइम रिपीटेड टाइम क्वेश्चंस आते हैं। तो 3 चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स, EVM। तो ऑप्शन में आपको एक एक्स्ट्रा डाल देंगे, जैसे प्यूपिलरी रिस्पॉन्स, तो कुछ लोग प्यूपिलरी रिस्पॉन्स कर देंगे, जबकि इसमें 3 चीज़ें आती हैं, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो ये मेरी आज की वीडियो थी और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली वही एग्ज़ाम में आएगा। अगर आपको और भी कहीं से कंटेंट मिलता है स्किल बेस्ड, तो आप उसको यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दैट, बिकॉज मेन एम आपका सिलेक्शन है। और बट आई वॉज ऑल्सो गोइंग थ्रू सम यूट्यूब वीडियोज़, उन्होंने हेडिंग तो उसमें जो टाइटल होता है वीडियो का दैट वाज स्किल बेस्ड, बट जो क्वेश्चन थे वो स्किल बेस्ड नहीं थे उसके अंदर। तो यू कैन गो चेक, आप और भी चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।